मुल्ला जलालुद्दीन रूमी पहले संत थे जिन्होंने सूफी की आधारशिला रखी। सूफीज्म उन्हीं से शुरू हुआ। यह बड़ी अचरज की बात है कि रहस्य दर्शन कहीं भी हो सकता है, और वे रहस्यदर्शी संत थे। उन्होंने बड़ी ही अद्भुत तरीके से कविताएं लिखी हैं और कहानियां छोटी छोटी लिखी हैं, जिनमें जीवन का सारा सार आ जाता है, सारा रहस्य आ जाता है। जो यह रहस्य दर्शन है, यह किसी भी पारंपरिक धर्म की सीमा में नहीं बनता। न वह हिंदू धर्म में बनता है, न ईसाई धर्म में, न इस्लाम धर्म में। इस रहस्य दर्शन की तो कहें वैसी ही दूरी जो परंपरा की अंधी आंख लिए हुए है, उसमें वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति, विधर्मी व्यक्ति। तब सब धर्म अपने अपने धर्म का आग्रह करते हैं कि वह धर्म ही एकमात्र धर्म है, उसकी जो किताब है वही मात्र अंतिम संदेश है। बिना उसको जाने, बिना उनको समझे सत्य को नहीं पाया जा सकता, या जो परमात्मा है उसे नहीं पाया जा सकता। पर सत्य कहाँ सुनता है यह सब? वह अनाड़ियों को उतर आता है, अनपढ़ों को उतर आता है। वह जाति, धर्म, देश, काल, ऐसे कोई भी मतलब नहीं रखता है। अरब देशों में सत्य उतर आया, और उतनी ही भरपूर मात्रा में उतरा जैसे कि यहाँ किसी ऋषि के हृदय में सत्य उतरा। वह रित भेदभाव ही नहीं करता है। जैसे यहाँ किसी के हृदय में उतर जाता है, किसी पात्र के जीवन में अवतरित हो जाता है, वैसे ही अनायास वह यूरोप में, यूनान में, अरब देशों में कहीं भी उतर आता है। ऐसे ही थोड़े से लोगों में से जलालुद्दीन रूमी है। जलालुद्दीन रूमी की बहुत प्रसिद्ध कविता है, प्रासंगिक है, इसलिए थोड़ा सा उसको हम लोग साझा कर लें। कविता है कि प्रेमी द्वार पर आया, प्रेमिका के द्वार बंद है, उसने द्वार खटखटाया। कहाँ, अब सोचिए, कहाँ इस्लाम, कहाँ उसकी सब बंधी बधाई रीति रिवाज, और कहाँ प्रेमी की बातें? उतर आया ना, बिना परवाह किए। उसने कट्टरपंथिता की कोई भी परवाह नहीं की, उसने उसका कोई ध्यान नहीं रखा, उतर आया। रूमी प्रेमी प्रेमिका में परमात्मा को और उसे खोजने वाले को पिरो रहे हैं। प्रेमिका परमात्मा है, वह सत्य है, वह रहस्य है, और प्रेमी जो हम लोग हैं, भ्रमित, दुखी। तो प्रेमी द्वार पर आया है। उसने दस्तक दी, कुंडी खटकाई और पूछा कि भीतर से आवाज आई कि कौन है? प्रेमी ने उत्तर दिया, मैं हूं। अंतराल है प्रेमी में, प्रेमिका में।
जिस अंतराल के दूसरे छोर पर खड़ा प्रेमी कह रहा है मैं हूं, इस छोर पर बैठी प्रेमिका ने कहा कि यहाँ दो लायक जगह नहीं, यहाँ एक ही व्यक्ति के ठहरने की जगह है, दो नहीं रह सकते। प्रेमी लौट पड़ा। रेगिस्तान में टीलों पर भटकता रहा, झुलसता रहा। समय बीता। धीरे धीरे प्रेमी को समझ आई, बोध आया। फिर से वह लौटा, फिर से उसने दस्तक दी, फिर से आवाज आई, कौन है? प्रेमी ने कहा कि तू ही है। कहते हैं कि कविता कहती है कि द्वार खुल गया। एक ही व्यक्ति के लायक जगह है, द्वार खुल गया। दूसरा रहा ही नहीं तो द्वार खुल गया। यद्यपि इस कविता में सार पूरा का पूरा निचोड़ करके कह दिया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने के लिए कविता को हम थोड़ा और आगे खींचते हैं। द्वार फिर भी नहीं खुला, क्योंकि जैसे ही कोई कहता है कि तू ही है, भक्ति की यह चरम पराकाष्ठा है, जिसमें मैं नहीं, तू ही है। भक्ति का यह चरम है, आराधना का यह शीर्ष है। लेकिन फिर भी दूसरा है तो कहीं न कहीं छिपे तौर पर यह होगा, मैं होऊंगा। उस छिपे हुए ढंग से मैं बच नहीं सकता। कथा, वह कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है। फिर से प्रेमी लौटा, गया, टीलों पर खाक छानता रहा, भटकता रहा, और भटकते भटकते फिर एक दिन लौटा नहीं, बस वहां पहुंच गया जहां पर वो पहले लौटा था। वहां बस पहुंच गया, जानबूझकर नहीं पहुंचा, बस पहुंच गया। या कहें कि जीवन की नियति उसे वहां पहुंचा दी, पहुंचा ही देती है। जब कहीं दूसरी जगह के ठिकाने बांध नहीं पाते हैं तो अंत में वहीं पहुंचता है व्यक्ति जहां पहुंचना चाहिए। पहुंच गया और उसने पाया कि द्वार खुला ही हुआ है, द्वार बंद ही नहीं, कुंडी भी खटकाने की जरूरत नहीं है, द्वार तो सदा ही खुला हुआ है। इस छोटी सी कविता में हमारे प्रश्न का सार है, हमारे प्रश्न का निचोड़ वहां पर विद्यमान है। हमारा आज सुबह का प्रश्न था कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है, जीवन का कोई ढंग रंग, कोई ढब, कोई ढर्रा, कोई तरीका, कोई कला जीवन की ऐसी है जो स्थान से मुक्त, जो अंतराल से मुक्त, जो विभाजन से मुक्त, जिसमें जीने वाला अलग न हो। इस समूचे अस्तित्व में कोई जीने वाला नहीं। यह अनंत अनंत दूरी लिए हुए अस्तित्व, जिसमें न जाने कितने ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल, अंतरिक्ष, न जाने कितना कुछ विद्यमान है, इसमें कोई जीने वाला नहीं, पर हमारे भीतर जीने वाला है। और जहां इतना कुछ विराट है जिसमें कोई जीने वाला नहीं है,
मैं जीने वाले के रूप में यदि विद्यमान हूं तो कोई यह दुर्घटना है, कोई यह दुर्योग है, कुछ अनुचित हो गया है। यह सारा प्रसार जो चल रहा है, जो जीवन का महोत्सव चल रहा है, इस जीवन के महोत्सव में कहीं कोई जीने वाला नहीं है। जीवन अगाध है, जीवन पूर्ण है, खिल रहा है, नाच रहा है, लेकिन जीने वाला कोई नहीं। हमने दिया है कि परमात्मा है, पर वह हमारे ही सापेक्ष दिया गया है। जैसे हम मैं हैं, वैसे ही मैं के रूप में या तू के रूप में, मैं के सापेक्ष तू के रूप में हमने परमात्मा दिया हुआ है। लेकिन वस्तुतः हम नहीं है तो कोई केंद्र नहीं है अस्तित्व का, कोई जीने वाला नहीं। और जीने वाला नहीं है, बावजूद उसके अनंत सृजन घटित हो रहा है। और हम जीने वाले हैं, लेकिन एक तितली भी नहीं बना सकते। सारी दुनिया का इंसान मिल करके जीने वाला इंसान, मैं तोपे तो बना सकता है, मशीनें तो खूब बना सकता है, लेकिन एक तितली नहीं बना सकता है, एक फूल नहीं बना सकता है, फूलों में प्राण नहीं दे सकता है। बस बहुत कहें तो अवसर जुटा सकता है, जैसे माली किसान अवसर जुटा देता है जिसमें फूल खिल जाता है। लेकिन कहें कि वह प्रयोगशाला में फूल खिला दे, प्राण भर दे, नहीं, यह संभव नहीं। यह जो जीने वाला है, यह मैं, जिसके लिए जो जीवन से अपने को तोड़ करके अलग करके जीता है कि मेरा सुख, मेरा दुख, मेरे अपने, मेरे पराये, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी जाति, मेरा कुल, मेरा गोत्र, मेरा राष्ट्र, मेरा वैभव, मेरा सम्मान, मेरी धन संपदा, इनको जो जीने वाला, ये सारी चीजें, और साथ में ही छिप करके परोक्ष रूप से यह जीने वाला, हमारे जीवन में इस जीने वाले के रहते कोई भी ऐसा अनुभव, कोई भी ऐसा बोध नहीं है जो बासीपन से मुक्त, जिसमें बासीपन न हो। क्योंकि जो जहां भी जीने वाला है, वहां वह अखंड अस्तित्व से टूट गया, और टूट गया, टूटन वास्तविक हो ही नहीं सकती। टूटन जब भी होगी वह ख्याली होगी। टूट करके आप जाएंगे कहां? टूट करके जिसमें आप जाएंगे वह भी वही है। आकाश को तोड़ा नहीं जा सकता है, तोड़ना असंभव है आकाश को, और आकाश से भी पीछे वह सत्य है जो अटूट है, वह जन्मता मरता नहीं। ये तो सीधी से दिखाई देने वाली बात है। तो हमारा जो आज का प्रश्न था, जिसके साथ हम भोर से लेके अब तक अन्वेषण में थे, जो हमारे बासीपन से मुक्त जीवन क्या है, उसके अन्वेषण के क्रम में आया है कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो विभाजन से, अंतराल से, यानी जिसमें जीने वाला अलग है, जिसमें जीवन और जीने वाले के मध्य विभाजन है, उससे मुक्त है। इसकी हमने पड़ताल की। हम लोग कुछ अद्भुत कर रहे हैं। आप कहें न यह धर्म है, न यह अध्यात्म है, न यह वैज्ञानिक अन्वेषण है, न यह कोई नया सी गुफा है, कुछ अद्भुत है।
जो कि हमारे इन छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे बर्तनों में नहीं आता है। हम क्या कहेंगे? धर्म, धर्म की हमारी परिभाषा क्या है? हमारी बुद्धि में जो धर्म की परिभाषा बैठी हुई है बड़ी ओछी है जो हम कर रहे हैं। अध्यात्म की हमारे अंदर जो परिभाषा बैठी हुई है बड़ी ही सस्ती है। जो हमारे अन्वेषण हैं बड़े ही उथले हैं, बड़े श्रेष्ठतम वैज्ञानिक अन्वेषण हैं। हमारी सुख शांति यह सब कुछ बड़ा ओछा है, सीधी सी एक बात के कारण कि हम जो भी कुछ कहेंगे, जो भी कुछ समझेंगे, वह समय के गर्भ में है, और जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं वह कालातीत है, वह समय से परे। हम जो भी करेंगे वह स्थान विशेष में है, वह स्थान में है, वह कृत्रिम स्थान में है। लेकिन जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसका अन्वेषण चल रहा है, वह देशातीत है, कालातीत है, देशातीत है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। तो हमारे उसमें नहीं आ रहा है, हमारे अन्वेषण में नहीं आ रहा है वह। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि ख्याल में नहीं है। क्यों कर रहे हैं उसका कोई विशेष क्या कारण देंगे आप? क्यों आप देश काल के पार कुछ जाने की बात कर रहे हैं? दुख से, दुख से मुक्ति हो सकती है, दूसरे भी विधान है, लंबी नहीं जा सकती है पर हो सकती है। भ्रम से बहुत सारी चीजें हैं जो भ्रम समाप्त हो सकता है। हम क्यों कर रहे हैं यह? कोई कारण नहीं। आप कोई कारण न दीजिए, न दे सकते। यह कुछ अनूठा है, कुछ है जो हमारे शब्दों की बागुड़ में, हमारी समझ की बागुड़ में नहीं आता है, जिसकी महिमा हमको भी नहीं पता है, जिसका सौंदर्य, जिसका वैभव हमको भी नहीं पता है, क्योंकि हम बड़े, हमारी समझ बड़ी ओछी है। और जो अन्वेषण हो रहा है, जो उद्घाटित होकर के आ रहा है, वह कुछ हमारे समझ के पार है। देखिए ना, जो श्रेष्ठतम हमारे मानदंड है कि गुरु, हमारे बीच में कोई गुरु नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई इष्ट नहीं, कोई विधि विधान नहीं, लेकिन फिर भी हमारा अन्वेषण बड़े ही चुपचाप ढंग से जीवन के रहस्य को उद्घाटित करता चला जा रहा है। यह धर्म के भी दायरे में नहीं आता, अध्यात्म के भी दायरे में नहीं, किसी दायरे में भी नहीं आता। सारे दायरे संकुचित हैं। तो जो हमारा अन्वेषण है वह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है, हमें कुछ भी नहीं पता। दुख तो जाएगा ही, दुख तो चला ही गया, वह तो गिर ही जाएगा। देर अबेर की बात है थोड़ी बहुत, उसमें हमको कोई हड़बड़ी नहीं। भ्रम भी जाएगा, लेकिन जो अन्वेषण है वह कुछ और ही बात है। तो आज जो भोर से लेके अब तक हम लोगों ने यह, क्या हमारे जीवन में कुछ भी है जो विभाजन से, अंतराल से, स्पेस से, स्थान से मुक्त है? इसका अगर हमने जो भी अन्वेषण किया है उसे यहां क्रम से साझा करते हैं। अनिल भाई। नमस्ते सर। आज तो सर मैं एकदम एक बंद कमरे में ही बैठा हूँ, खिड़की भी बंद कर रखी है। आज थोड़ी गर्मी तो है और मुंह में कोई टेस्ट नहीं है, एकदम न्यूट्रल है। जो ये कमरे में ही जो खुशबू है, या खास खुशबू ऐसी भी नहीं है कि
खींच ही ले आदमी को। एक हल्की सी खुशबू बनी हुई है, बस एक वही खुशबू है यहाँ पे। सर मेरे को वो इतना तो देखिए समझ आता है कि अ, हमारे को जो भी यहाँ पर प्रश्न आता है सामने या प्रश्न हमको दिया जाता है, वो कोई है ना प्लानिंग नहीं है उसकी कि आज की मीटिंग में ये प्रश्न होगा, कल शाम की मीटिंग में ये होगा। ये हम लोग जो अवलोकन ही दे रहे हैं, फिर जहां पर हम होते हैं अवलोकन, तो वहां से सवाल निकल के आ रहा है, ऐसा है। और अगर देखा भी जाए तो सारे सवालों का जो उद्देश्य है, उद्देश्य थोड़ा गलत वर्ड आ रहा है, उद्देश्य नहीं, जो जो भी कला है या जिस तरफ इशारा किया जा रहा है, उस सारे प्रश्नों का इशारा एक ही है। फिर भी उनके शब्द तो नए नए ही होते हैं, जैसे हम शुरुआत पहले दिन से करते हुए आए हैं और आज यहाँ आ गए इस वाले प्रश्न, आज के प्रश्न के साथ। मूलतः वो प्रश्न सारे एक हैं, लेकिन उनके शब्द नए हैं। लेकिन फिर भी सर मैंने ऐसा देखा है कि जो कल प्रश्न था, या कल या उससे एक दिन पहले, जिसमें देखने वाले के बिना देखना, सुनने वाले के बिना सुनना, और उसको थोड़ा सा घुमा के विस्मय के साथ देखना सुनना, वो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं उन प्रश्नों के साथ वास्तव में ही एक हूँ। मुझे कुछ खास मेहनत नहीं करनी है, ना उन शब्दों को समझना है, ना उससे आने वाले अनुभवों को समझना है। तो जैसे बड़ा जाना पहचाना सा था वो मेरे लिए, और उनमें उतरना, उनमें डूब जाना बहुत इजी लग रहा था मेरे को, इजी था ही। देखिए एक्चुअल विश में क्या होता है, कोई हो सकता है कोई अलग चीज हो क्या नहीं हो, नहीं मालूम मेरे को। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत विस्मय का हम सबको, मुझे भी थोड़ा बहुत अंदाज है। तो शायद ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही होता है कि जब मैं किसी चीज को ऐसे देख रहा हूँ, भले ही मैं अपने आप को ये सजेशन दे के ना बैठा हूँ कि विस्मय के साथ इसको देखना क्या है, देखते 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 थोड़ी देर में वो विस्मय उतर ही आता है। सुनने वाली जब बात हो रही थी, तो उसमें भी मतलब मैं पहले भी ये चीज मेरे साथ होती रहती थी कि जैसे किसी चीज को हम शब्द देके, किसी चीज को शब्द देते हैं, नाम देने के लिए जो शब्द दिया जाता है, जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए, अनिल नाम। तो ये बड़ा मतलब ये सुना सुनाया था, और ठीक है आदत में है ये नाम सुनना। लेकिन जरा ठहर के, पहले भी किया करता था मैं, जरा ठहर के इसको अगर, इन शब्दों को अगर देखा जाए, तो ये नाम मात्र ही खाली एक विस्मय पैदा कर देता है कि यार ये कैसा नाम है, अनिल अनिल। थोड़ी देर भी इस पर टिक जाया जाए तो वही है सर, उन प्रश्नों के साथ रुकना बड़ा आसान। कोई क्वेश्चन मेरे पास फिर आ नहीं रहा था। लेकिन आज जो है वापस ये क्वेश्चन जो है कि बिना अवलोकनकर्ता के अवलोकन क्या है, या फिर ऐसा कुछ है जिसमें विभाजन नहीं है। तो ये देखिए मेरे लिए फिर से ये नए शब्द हो गए, नए शब्द हो गए, तो इस प्रश्न का उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन पे टिके रहना, मतलब इन प्रश्न, इन शब्दों के साथ, इन प्रश्नों के साथ टिके रहना, थोड़ा सा उसमें जद्दोजहद रहती है। फिर उसमें क्या होता है कि सर जो अवलोकन चल रहा होता है, उसको बार बार कुछ डिस्टर्ब करने के लिए कह दो, या फिर वहां से हटा देने के लिए कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसा आता रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आज देख रहा था कि बाहर की वस्तुओं के लिए कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, शब्द आना बंद हो गए, उनका नाम रूप आना बंद हो गया। और जैसे ही ये होता है, अचानक से क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई मतलब ऐसा सर्च कर रहा हो अंदर के, कहीं कोई नाम हो तो नहीं आ रहा, कोई व्याख्या तो नहीं दी जा रही। बिल्कुल ठीक है, जैसे ही ये चीज आती है, प्रश्न ऐसा है कि ये फिर से गिर जाएगी। लेकिन एक बार को ये एक ब्रेक आ जाता है,
लेकिन जो वो विस्मय वाला जो सवाल था, उसमें बड़ी देर हो गई थी मेरे को। बहुत देर तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि कुछ करने को है, कुछ है ऐसा, मतलब काफी देर अटका ही रहा मैं उसमें। लेकिन मैंने इसी सवाल के साथ, मैं उसमें गया ही नहीं, मैं इसी सवाल के साथ, आज के प्रश्न के साथ ये अवलोकन जारी रखा। जब इस सवाल के साथ अंदर देखते हैं, तो जैसे ही हम इतने दिनों से जो ये मैं शब्द सुनते हैं, मैं शब्द, तो इसके लिए एक जो इमेज बन के आती है, वो एक ऐसा एक एंटिटी टाइप लगता है कि जैसे कुछ एंटिटी है। कहते हैं ना, मैं जब बोला जा रहा है तो कुछ एंटिटी है। तो वहां पर ये देखने में आता है कि वहां पर एंटिटी जैसा कुछ नहीं होता है। वो देखने के लिए एक विचार ही रहता है, जो विचार बार बार बोलता रहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन वो विचार नॉर्मली अवलोकन से पहले वो विचार नहीं दिखता है, खाली उसका भाव दिखता है, जो भाव कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मेरी चीजें देखी जा रही है मेरे से। लेकिन जब अवलोकन होता है, वहां पे नजरें गड़ी होती, तो वो विचार भी सामने साफ दिख जाता है। और थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि देखने वाला और जो विचार जो देख रहे थे जिसको, वो दोनों वो गायब हो जाते हैं। और क्या होता है उसके बाद, मतलब नॉट एग्जैक्टली मैं जागरण भी, सर आपको सही बात बताऊं तो क्या चीज होती है जागरण एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाता हूँ कि ये चीज है जागरण। लेकिन कुछ एक अलर्टनेस सी रहती है वहां पे कि हाँ अभी कुछ नहीं है, ऐसा करके। और उसी बीच में अ, फिर से एक विचार ही आता है। वो विचार ये चेक करने के लिए आता है, ये जो भी कुछ हो रहा है, चाहे जागरण कह लीजिए इसे या जो भी है, कहीं ये मैं ही तो नहीं कर रहा हूँ। और फिर उसमें वापस एक ब्रेक आ जाता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम्म, थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है मैं ध्यान के लिए नहीं बैठता हूँ कि मैं आंख बंद करके या कहीं बैठा हूँ दिन में समय निकाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मेरा नॉर्मल वर्क करता रहता हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज नोटिस में आ रही है थोड़ा सा कि थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ गई है। अगर मैं बैठा हूँ तो मूवमेंट्स कम हो रहे हैं बॉडी के, ये अचानक ही नोटिस में आया मेरे। और इन बिटवीन कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा सा बॉडी वेट फील होना बंद हो जाता है। ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा मैं इसको कि क्या है क्या नहीं है, पर एक्चुअली मैं आपको सब बता देना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। मतलब ये होश या जागरण सजगता क्या है, ये एग्जैक्टली मैं आपको डिफाइन करके नहीं बता पाऊंगा कि मैं क्या होता है वो उसमें। लेकिन शायद ऐसा होता है वहां पे कि मेरे अंदर जो लगातार एक करने करने वाली फीलिंग बनी रहती है कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, जो भी है, थोड़ी देर के लिए वो समझ नहीं होती मेरे को उस समय। ऐसा बोध नहीं होता मेरे को, मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि मैं करने वाला। लेकिन ये वो स्थिति बहुत कम समय के लिए रहती है, और अचानक से मैं वापस वहीं आ जाता हूँ। ऐसा रहता है। मेरे को भी थोड़ा सा इन दिनों वापस से थोड़ा जोर दे दे के सब कुछ रिकॉल करना पड़ता है कि क्या क्या होता है। और जी सर, इन बिटवीन मेरे को फिर से कुछ रहेगा, याद आता है तो मैं जब फिर बात कर लूंगा। बहुत अच्छा अनिल। मैं हम लोग बहुत सारे ढंगों से, बहुत सारे कोणों से उसी चीज को देख रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमको सारे कोणों पर काम करना है। अगर मुझे कोई एक चीज ऐसी पकड़ में आ जाती है जिसके माध्यम से मैं
जो ये स्थापित ढर्रा है उसके पार नजर उठाने में सक्षम हो जा रहा हूँ, तो बाकी चीजें भी सिर्फ मुझे उसमें सहयोग करेंगी। ऐसा नहीं कि ये कोई पाठ नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं कि सभी पाठ याद होने चाहिए, ताकि किसी भी पाठ से सवाल आता है तो हमें उसका उत्तर देना है। यह बस कला है। यह अगर कला आ गई, हमने सीख लिया, हमने असंभव प्रश्न उठाने की कला सीख ली, तो इसके बाद यह लागू हो गई जीवन पे। इसने अपना काम जीवन पे करना शुरू कर दिया। हाँ, दूसरी बातें जो भी हो रही हैं वो भी साथ में उसके सप्लीमेंट्री में समझ में आई, पर बस कला महत्वपूर्ण है। अब जैसे आपने कहा ना कि शब्द अलग अलग हैं, पर कला वो एक ही है, एक ही तरफ इशारा हो रहा है। जो गति है, जो अभीष्ट है, जो प्रश्न का अभीष्ट है, उत्तर नहीं, प्रश्न का अभीष्ट, वो एक ही है। उसी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बस हाँ, उसको भिन्न भिन्न तरीके से, भांति भांति ढंग से उसको देखने की चेष्टा कर रहे हैं। इसमें हमको सब कुछ नहीं साध लेना है। अगर एक चीज सध गई, इट्स ओवर, बाकी चीजें भी देख लिया, हाँ वो उसी तरफ ले जा रही। पर मेरी बुद्धि, मेरा ढंग अगर विस्मय बोध में ज्यादा तीक्ष्णता से, ज्यादा त्वरा से गति करता है, तो मैं विस्मय बोध के साथ रुकूं। फिर मुझे यह सवाल उठाने की जरूरत नहीं है कि वह क्या है जो बिना स्पेस के जीना है। फिर इसको मैंने देख लिया, समझ लिया इसको इंटेलेक्चुअली, पर मैं अपने प्रश्न की उस जो मुझे सबसे ज्यादा अपील कर रहा है उसके साथ में बना हुआ हूं। ये ऐसे। धन्यवाद। अंजना जी। जी, यहाँ गर्मी अब फिर से बढ़ने लग गई है। खिड़की के बाहर से दिख रहे हैं प्लांट्स, अंदर भी बहुत सारे प्लास्टिक के फ्लावर्स रखे हुए हैं तरह तरह के। मैंने अभी लीची का जूस पिया था तो उसका टेस्ट है। खुशबू कोई है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ है। ये बात है कि बहुत शुरू में मैंने जो जूम अटेंड की थी संडे वाली, तो उसमें आपने समुराय वाली एक भूत कथा सुनाई थी। तो वो मतलब मुझे कई दफे स्मरण होती रहती है। सम्यक कर्म वाली है, जैसे आपने अभी बोला कि जो हमारे लिए हमें लगती है, वो जो हमें अपील करती है। फिर जो ये अखंडता है, ये अपने से तो जैसे कई बार जैसे मैं रोज उस जंगल से होके गुजरती हूँ, तो वो पहले भी मुझे महसूस होती थी, या फिर गंगा जी के किनारे जाके बैठते थे तो, लेकिन वो उतनी व्यापक नहीं होती थी। इसका पहली बार मैंने अनुभव किया जब ग्रुप में हम वो आकाश वाली बात हुई, और वो ऐसे हुई कि वो मैंने इधर वो बात पढ़ी और उधर वो बात हुई, इस तरीके से। तो उस समय जो आकाश को देखना था, वो बहुत ही व्यापक रूप में अखंडता का अनुभव जो है मैंने किया था। ऐसे ही जब वो बिना देखने सुनने वाले थे, तो उसमें भी जब मैं प्रश्न मेरा वो था, लेकिन वो अनुभव मेरा जो है वो आकाश का रहा। और जब भी वो आकाश जो है वो आ जाता है, कल रात में भी जब हम उस प्रश्न के साथ गए, तो
वही वो आकाश को देख कर विस्मित हो जाना। तो यही मेरे जीवन में जो कुछ अखंडता के जो अनुभव है यही है। हाँ, ये है कि बीच बीच में छिटक जाता है, पर अगर उसी ऊर्जा से और उसी जो ललक होती है उससे अगर वो प्रश्न को उससे उठता है वो, तो वो उसकी होती है जी। धन्यवाद अंजना। प्रणाम भावना। यहाँ पे थोड़ा वेदर गर्म है और स्पर्श भी जैसे गरम गरम लग रहा है, बाहर गरम तो पता नहीं। और जामुन खाया है तो उसका टेस्ट है, पर उसका टेस्ट ऐसा नहीं, ऐसा न्यूट्रल है जामुन का टेस्ट। है। आपके यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है तो यहाँ पे भी भौंक रहा है। यहाँ की कुछ मुझे लगता है कि माहौल में ही कुत्तों के लिए एक रेस्टलेसनेस है। वो अभी मुश्किल से 3-4 महीने का छोटा बच्चा है, पर उसका नियम है, वो सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा 2 घंटा लगातार भूखता है। ऐसा भी नहीं कि उसको कोई दूसरे कुत्ते दिखाई पड़ रहे हैं या कोई उसको मार पीट रहा है, बस वो चुपचाप एक जगह खड़ा होकर के भूखता रहता है, लगातार भूखता रहता है। आपकी बात सही है, पता नहीं रीजन यहाँ पे भी है। कुत्ते ऐसे मतलब कि लगातार ऐसे कुछ भी नहीं होता है तो भी भौंकते रहते हैं। और मैंने एक और अभी देखा है, कुछ पक्षी भी होते हैं लगातार बोलते ही रहते हैं, और गिलहरी है तो वो भी पता नहीं बोलती रहती है। कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको देखा है बाहर के पक्षी, तो ऐसे बोलते ही रहते हैं। और जो आज का जो प्रश्न था, प्रश्न के साथ में तो कम रहने को मिला क्योंकि मेरी एग्जाम थी, और फिर सुबह गई तो 2 घंटे लगे, जब वापस रिटर्न आई तो 2 घंटे लगे। कल से तो मैं वहीं पे रुकूंगी। तो मैं समय चला गया, लेकिन फिर भी मैं बस में बैठी थी तो था, लेकिन प्रश्न नहीं था, लेकिन एक अवलोकन अंदर बना हुआ था। और देखने जाए तो अगर मैं पहले से अगर बात करूँ तो पहले जो मेरी स्थिति थी उसमें काफी मतलब कि चेंज हो गया है। जो पहले पेन होता था अब वो नहीं होता है शुरू से, क्योंकि वही पता नहीं वही स्थिति आती है मेरे सामने फेस करने में। लेकिन जैसे कि पहले बहुत ज्यादा पेन था, उसमें से उबर के थोड़ी बाहर आई, और थोड़ा आपका कार्यशाला किया और उसमें से थोड़ी बाहर आई। अभी मतलब काफी पेन जैसा कम हो गया है। जिस पेन के बारे में मैं बोल रही हूँ उस पेन के बारे में कोई बात करे नहीं करे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। और थॉट्स भी थोड़े कम है अंदर, ऐसी न्यूट्रल सी स्थिति रहती है। लेकिन वो जो अंदर पूर्वालोकन है कि वो जो जमा विचार है पता नहीं क्या है। जैसे ही कोई इंसान सामने आते हैं, खास करके जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ में हमारी एक मेमोरी बनी हुई होती है। तो वो वो मेमोरी जब सामने आती है, लेकिन वहां पे एक अवलोकन है उस मेमोरी के साथ में, उसको एक कोई मतलब देखने वाला भी है, कोई उसको देख रहा है वो जो है। और उसमें
पता चलता है कि ये बासी है, मतलब वो जो है वो ऐसा। और ये हो रहा है, उतना ही कहूँगी। और थोड़ा-सा ऐसा है कि जैसे कि हाँ, मैं इतनी अंदर से थोड़ा-सा पता नहीं, लोगों का भय है कि पता नहीं क्या है। जैसे कि मैं आपका मेडिटेशन भी करती हूँ तो ऐसा लगता है कि लोग क्या सोच लेंगे, पता नहीं इस तरह का। जब मैं एक पूरी तरह से वैसे ओपन नहीं हुई कि लोग जो जिसको जो सोचना है वो सोचे। मतलब कि इस तरह से माइंड में नहीं है, क्योंकि थोड़ा-सा गाँव का माहौल भी अलग टाइप का है। यहाँ का लोगों की सोच भी अलग टाइप की है। लेकिन ठीक है, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, क्या बोलता होगा। बोलते होंगे कुछ, जैसे मम्मी बोल रही थी, पता नहीं। पर क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि वो लोग भी एक बासीपन में जी रहे हैं और मैं भी एक बासीपन में जी रही हूँ। मुझे इस बासीपन में से बाहर निकलना है। क्या पता वो भी निकल जाए सब, जो जी रहे हैं बासीपन में। भावना, मुझे यह अभी आपको सुनते हुए ख्याल में आया है, और जैसे वो डॉगी भूक रहा है और भी बीच बीच में कुछ आवाज आती है, आपको भी सुन रहा था। आपके सुनने के साथ बस जो आप कह रही हो अर्थ प्रकट हो रहा था। भीतर कोई योजना नहीं बन रही थी कि ये जवाब मुझे देना है। पर आपकी बात पूरी होते ही मुझे एक रूपक ख्याल में आता है कि हम कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए, या बस जानने के लिए सांस को देखने लगते हैं, सांस को समझने के लिए कि सांस चल रही है उसे समझने लगते हैं। लेकिन सांस चलने का उद्देश्य यह नहीं होता है कि उसे समझा जाए, उसे देखा जाए। हमारे देखने से सांस का कोई भी मतलब नहीं है। कान है, कान में हम आभूषण लटका लेते हैं, गले में आभूषण पहन लेते हैं, नाक में पहन लेते हैं और भी आभूषण धारण कर लेते हैं। लेकिन कान का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि उसमें आभूषण लटकाए जाए। नाक में आभूषण, सिर में आभूषण, गले में आभूषण, गले का कोई भी उद्देश्य नहीं है कि उसमें हार लटकाए जाए। यह जो गले में हार लटकाना है यह आरोपित है। लटका सकते हैं, पैरों में पायल बांध सकते हैं, हम ऐसे वस्त्र पहन सकते हैं जो डिजाइनर हो, कुछ हर्ज नहीं है। पर उनका कोई उद्देश्य नहीं कि तन है तो उस पर डिजाइनर कपड़े लटकाए जाए। हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हो जाता है, उसमें समाधान थोड़ा आ जाता है। जीवन में पहले से स्थिरता आ जाती है। जीवन में पहले से एक दुख जो चलता रहता था वो टूटने लगता है, भ्रम गलने लगता है। पर हमारे अन्वेषण का वह कोई उद्देश्य नहीं, हमारे अन्वेषण का वैसा कोई अर्थ नहीं। इतना समझिए कि इतना अंतराल है। होता है यह सब अपने से, यह सब अपने से घटित हो जाता है, यह सब अपने से होता चला जा रहा है। लेकिन हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हम अकारण शोध में। अब जबकि हम इतना दूर साथ में चलते हुए आ गए हैं तो मैं साहस कर पा रहा हूं यह कहने का
कि हम जो कर रहे हैं अकारण कर रहे हैं, कोई कारण नहीं। और अब तो कम से कम मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस बात को इस बात को रिसीव करने में सक्षम हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई कारण नहीं। नहीं, ये बात तो आपकी राइट है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई कारण नहीं है। बस अभी जो कर रहे हैं ना हम, बस ये कुछ भी मतलब रुकना नहीं चाहिए बस। अब जैसे उसके लिए मैं कुछ फ्यूचर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर बताना भी वही बासीपन है पहले से सोचना। पर वो जो आपने जो मेरे ऊपर मतलब हम सबके ऊपर आपने जो काम किया, बार-बार काम किया, और हम वो जो कला है वो चिटक जाती है बार-बार, फिर से वही बासीपन आ जाता है अंदर। तो बस अब मतलब कि पूरी फिर भी फिर मैं नहीं बोलूँगी कि मैं इस बारे में अब कुछ भी नहीं बोलूँगी कि क्या होना चाहिए। वो ज्यादा अच्छा है। भीतर वह यात्रा चलती रहे, वो प्रयोग चलता रहे, जो अकारण हम लोग कर रहे हैं, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। जया माँ। प्रणाम सभी को। कनेक्टिविटी बहुत पुअर है तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। मुझे पता नहीं आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है या नहीं। जी आवाज आ रही है आपकी। मैं वीडियो नहीं ऑन कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है उससे थोड़ा कनेक्ट उसमें बेटर रहे। कोई हर्ज नहीं। अ, आज तो कुछ जैसे क्या बोलूं कि एकदम अलग सा ही वो रहा, एकदम नॉर्मल रहा पूरा दिन, लेकिन अंदर एक बहुत ही ज्यादा बिना जाने हुए कुछ परिवर्तन अंदर में हो रहा था। और उसमें ऐसा रहा कि एक क्षण ऐसा आया जबकि बाकी सारे चीजें जो हैं वो न नहीं रही, जैसे जो हमारे सोच रहते हैं या विचार वगैरह ये सब कुछ नहीं रहे। और उस समय एक ऐसा हल्कापन सा महसूस हुआ कि क्या बोलूं मैं। और ये रियलाइजेशन हो गया कि ये सारा जो है ये कचरा है, बाकी सब कुछ जो है उसकी किसी भी तरह व्यावहारिक जीवन में या क्या बोलते हैं अपने अदरवाइज जो है जीवन में किसी तरह से उन सब चीजों की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं जो जो मैं अपने ऊपर लादे हुए हूं। और ये जो चीजें हैं अंदर हार्ट रीजन में जैसे बोलते हैं ना कि पहले तो एक हल्कापन सा हुआ और उसके बाद अब कंटिन्यूअस जैसे चर्निंग हो रही हो, कुछ रिलीज हो रहा हो, इस तरह की जो है फीलिंग वो है। और बाकी जो है जैसे नेचर को देखती हूँ या और चीजें भी देख रही हूँ तो उसमें जैसे वो अपना था कि नाम गुण या उनसे कुछ पुरानी यादें जाए उनको देखने से, ऐसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ दिमाग में कुछ बातें हैं जो कि चल रही हैं, उनसे जो है पूरी तरह से नहीं निकली हूँ। लेकिन जब वो एक क्षण जो वैसा आया था उसके बाद जो है वो सारी चीजों में भी एक हल्कापन आ गया। उनकी वजह से जो भारीपन था उसमें भी थोड़ा सा कुछ डिग्री की कमी आई है। बस। और एक चीज और अगर बोलूं कि जैसे पहले क्या होता था कि बोलना है तो मैं सोच के बोलती थी, लेकिन इधर मतलब इस कार्यशाला जब से ये हमारी शुरू हुई है इसमें मोर और लेस मैंने सोच के नहीं बोला है। बस जब समय आया आपने नाम लिया तो बस
जो स्वतः निकला अंदर से वो निकला। और ऐसे दिन में जैसे कुछ कुछ चलता रहता है तो वो कभी कभी कुछ लिख लेती हूँ मैं, लेकिन जब बोलती हूँ उस समय कुछ सोच के बोल रही हूँ ऐसा नहीं हो रहा। बस। बहुत अच्छा मैम, धन्यवाद। लता। नमस्ते सभी को। हाँ, हम रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं। आज लखनऊ जाना है हमें, तो ट्रेन 9 बजे की थी। हम 6:30 बजे से यहाँ बैठे हैं कि बीच में वर्कशॉप में डिस्टरबेंस नहीं आए करके। हम जब ये देखते हैं कि बस एक बार देखने वाले को देखना आ जाता है, तो टाइम और स्पेस वहीं पे खत्म हो जाता है। सारी चीजें एट प्रेजेंट चल रही है, तो यहाँ टाइम और स्पेस कैसे? अब उसके बिना ऐसा कुछ दिख नहीं, या ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस देख रहे हैं, बात वही खत्म हो जाती है। जी, इतना ही कहेंगे। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लता। यदि यह कला है, ये कला जगह ले रही है, तो टाइम और स्पेस ये दोनों ही झूठी बातें, तिरस्मी बातें। कहीं कोई समय नहीं जो भविष्य हो। न मेरा ही समय नहीं, धरती पर इस पूरे अस्तित्व में कहीं कोई भविष्य है ही नहीं। अस्तित्व भविष्य जानता ही नहीं, भविष्य का कहीं कोई वजूद ही नहीं। भविष्य हमारा निर्माण है, और न ही कहीं कोई स्पेस है। स्पेस होने के लिए चीजों को अलग होना चाहिए। स्पेस होने के लिए भौतिक स्पेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। भौतिक स्पेस में पहाड़ से वृक्ष अलग है। आंतरिक स्पेस में, अभिव्यक्ति के में स्पेस में नहीं, यह पूरी प्रकृति अभिव्यक्ति है। यह किसी चीज का बस महोत्सव है। अभिव्यक्ति जैसे कोई महानृत्य हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, उसमें अलग अलग थाप पड़ रही है, अलग अलग गीत उठ रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्पेस की बात हम नहीं कर रहे, भीतर की बात नहीं कर रहे हैं हम। वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से कहीं कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि कोई चीज विभक्त नहीं, अलग थलग नहीं, टूटी नहीं। तो टाइम और स्पेस, देश और काल, यह दोनों ही बासी है, यह दोनों ही जूठन है, आरोपित है। और यदि अवलोकन ऐसा है जो बिना अवलोकन करता के है, तो वो बात वहां पर लागू होगी। कोई टाइम स्पेस ही नहीं। टाइम स्पेस नहीं है यानी मैं नहीं, मैं नहीं है यानी टाइम और स्पेस नहीं है। चीजें अखंड है, जुड़ी भी नहीं है, अखंड है, जिसको विभाजित ही नहीं किया जा सकता। और जीवन के तल पर जो भी कुछ हो रहा है, अगर उसे कहा जाए, बस चूंकि हमारी भाषा समय में बनी हुई है, तो विशुद्ध वर्तमान में जो भी कुछ है वो घट रहा है। जीवन अभी घट रहा है, न इसका कोई अतीत है इस जीवन का, न ही कोई भविष्य। जो भी कुछ घट रहा है अभी और यही घट रहा है, और उसके लिए दृष्टि जो है विस्मयपूर्ण है। विस्मय। हाँ, हर एक मोमेंट सब कुछ नया चल रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कुछ पहले देखा गया या पहले जाना गया। एक एक पल सब कुछ नया चेंज हो रहा है, जैसे हमारी आंखें ही चेंज हो गई हो। जी, धन्यवाद लता। आपको भी धन्यवाद। रंजीता। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग।
मेरे अंदर से सच में कुछ नहीं आ रहा है अभी कहने के लिए। ठीक है, कुछ मत करो, अच्छा है, कुछ नहीं आ रहा है। सुरोमिता जी। कि वो जीवन क्या है जो स्थान से मुक्त है। मैंने सुबह इस प्रश्न को मैं लॉग आउट कर गई थी। मुझे ये प्रश्न मैंने सुबह मुझे पता नहीं था कि ये प्रश्न में सब कुछ छोड़ा गया है। पर एक घटना बहुत ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट है कि शेयर करूं कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने आज एक दृश्य देखा। एयरपोर्ट में बहुत सारे लोग बैठे थे। एक टॉप एंगल मैंने एस्केलेटर से देखा, बहुत सारे लोग बैठे थे, एकदम सिर्फ काले काले सर दिख रहे हैं सबके। फिर एक जगह देखा बस में जा रहे हैं कुछ लोग, जैसे बस में दिल्ली में जैसे एकदम भीड़ में सब चिपक के खड़े हैं, बैठे हैं और जा रहे थे। वो सब मैं देख रही थी और मुझे जैसे पहली बार जीवन में ऐसा फील हुआ कि मैं उनमें, मेरे अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग घर का फीलिंग था हमेशा कि अपना जगह, अपना एक वो कहीं भी हो, कोई कल्चर या देश दे कहीं भी कुछ हो, पर अपना जो जहाँ हो कि अपना मतलब हमको ओन भी नहीं करना है, बट कहीं पे हम एक स्पेस रहे। पर आज जो हुआ मुझे लगा कि मतलब किस चीज को हम अपना ना कहें, क्योंकि वो लोग जब जा रहे थे मुझे उस वक्त बहुत मतलब बहुत आंखों में आंसू आ गए वो सारे लोगों को देख के। मुझे सब में एक जैसे दुख दिखाई दे रहा था, मुझे सब में मेरे जैसे दुख दिखाई दे रहे थे। मुझे सब में दिख रहा था कि मैं अपने आप को क्या, किस चीज को मैं अपना ना कहूं कि वहां पे अब अपना भी नहीं रहा। अब जब एक शहर में से दूसरे शहर जा रहे हैं, 3 शहरों अगर घूमा जा गया, कहीं भी मुझे कहीं चीज अपना नहीं लगा। मतलब कोई रिलेटेबिलिटी नहीं है। जैसे ना मैं बंगाली हूँ, ना मैं हिंदुस्तानी हूँ, ना मैं और फिर जब आकाश में चढ़ी, वहां से जब आसमान से नदी दिखने लगी, वहां पे लगा कि यार मतलब ये कि क्या है, क्या एक अजीब सा मतलब किस चीज को अपना कहे जो दूसरे से अलग है। वो जगह हो और इंसान मतलब ही जगह, जैसे मन मतलब ही मैं, मतलब ही एक जगह बना लिया उस मन ने कि मेरा है। तो एक बहुत अजीब सा एक फीलिंग से गुजर रही हूँ पूरे दिन। और मुझे जैसे कि एक पता नहीं ये एक ऐसा अवेयरनेस है जिसका कोई मुझे याद ही नहीं है, जैसे पूरे दिन क्या हुआ ये भी है। मतलब पूरे दिन मैं बड़ी अवेयर, ऑटोमेटिकली सब चीज एकदम जैसे देखती हूँ, देख रही हूँ, पर मुझे अभी जैसे कि पूरे दिन के बाद कुछ याद ही नहीं है। मैं अभी यहाँ बैठी हूँ तो पिछले 2 दिन से क्या हुआ, 3 दिन से मुझे कुछ याद नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब सा फीलिंग है, क्योंकि मैंने 1 साल बाद मैं निकली हूँ एक जो कि अपनी शहर में। वहां जा अपनी शहर बोलने में भी ना धर्मशाला अपना है, ना ये शहर, ना कोई शहर। अभी एक्चुअली होमलेस होने में इतनी खुशी हो रही है। ये बहुत ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ समझ लिया है बात, पर क्या समझा वो नहीं पता। पर ये ऐसे एक फीलिंग में जा रहे हैं, अभी हो रहा है ये। बहुत अच्छा है सुरोमिता, बहुत बढ़िया है कि जो बिना पता चले हो वो बहुत अच्छा। हम होश में रहते, हम संकल्प लेते, जागने का संकल्प लेते कि अब हम जाग के जिएंगे, अब हम बिल्कुल सारे काम होश में करेंगे, बड़ी ओछी बात हो जाती। उसमें हमारे हाथ रहते, हमारे हाथों की छाप रहती, और हम करते भी क्या, हम शांत हो जाते, हम बहुत होते
तो दुनिया के प्रति उदार हो जाते, हम सब में सबको अपने घर का समझने लगते, वसुधैव कुटुंबकम जैसा भाव हो जाता। लेकिन कुटुंब ही नहीं है, कहीं कुटुंब जैसी चीज ही नहीं होती है। कुटुंब छोड़ो, कुटुंबी जैसी भी कोई चीज नहीं है। यह बात हमें कभी भी ख्याल में नहीं आती, हमें कभी भी पकड़ में नहीं आती कि कुटुंबी जैसी कोई चीज ही नहीं होती। न कुछ खुद से अलग है और न ही कुछ अपना है। न बहुत सारे लोग अपने हैं, न बहुत सारे लोग पराए हैं। न थोड़े से लोग अपने हैं, न थोड़े से लोग पराए हैं। यह कुछ बुनियादी रूप से अलग ढंग है, अलग दृष्टि है जीने की, अलग कला है, जो कि इंसान द्वारा बनाई गई नहीं। इसलिए इस कला में, इस जीवन ढंग में इंसान के पार जो है, जिसे हम प्रेम कहें, वह सहज रूप से वहां पर विद्यमान होता है, सहज रूप से वहां उद्घाटित होता चला जाता है। ये जो होमलेस होम या होम विदाउट होम की ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये कुछ और गहरे तल पे हो रहा है, जिसके लक्षण के रूप में ये सारी चीजें आ रही हैं। कुछ भीतर जीवन बदल जाता है, कहें तो देश काल झूठा जब दिखाई पड़ने लगता है, तो उसके प्रभाव जीवन पर पड़ने शुरू हो जाते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने देश में कुछ, हमने स्थान में कुछ समरसता, सामाजिक सद्भाव, ऐसा कुछ नहीं हमने आरोपित किया, ऐसा कुछ नहीं साधा। हम साधते तो बहुत होते, सामाजिक रूप से एक सुधारक के रूप में होते, हम इंप्रूव कर जाते, थोड़े बेहतर व्यक्ति होते, जो थोड़े से कम स्वार्थी हैं, ऐसे होते। नहीं, हमने सत्य का अन्वेषण किया, हमने झूठ को समझा कि समय और देश काल ये दोनों झूठ हैं। इस देश काल को झूठा समझने में हमारे इस बाहरी जीवन पर गहरे प्रभाव पड़ गए, पढ़ने ही लगेंगे। जो भी करेगा पढ़ने ही लगेगा। अगर देश काल हमको भीतर से, हमारे अंदर से टूट गया, कोई भविष्य जैसी चीज ही नहीं, कोई अतीत जैसी चीज ही नहीं, कोई यहां और वहां जैसी चीज ही नहीं, कोई विभाजन जैसी चीज ही नहीं, पूरे अस्तित्व में जैसे कोई जीने वाला नहीं है, ऐसे भीतर कोई जीने वाला नहीं है। उसमें अंतर्दृष्टि पैदा होते ही यह पूरी संरचना, पूरा संबंध गुणात्मक रूप से रूपांतरित हो जाता है। क्या रूपांतरित हो गया, किसमें रूपांतरित होगा, कैसे कहोगे, कैसे कहिएगा कि ये ऐसा है, क्योंकि ये किसी कैटेगरी में नहीं आता। लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ये तो कोई सामाजिक कैटेगरी है नहीं, कोई सामाजिक सद्भाव है नहीं, इसमें समझ में आने के बाद पार बात है। तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है सुरुमिता, जो अपने से होता चला जा रहा है। थैंक यू। रूमी की ही एक और कहानी मुझे याद आती है कि उन्होंने लिखा है, छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं। एक कहानी लिखी है उसमें कि किसी इंसान की प्रार्थना से देवदूत प्रसन्न हो जाता है। वह उसके पास आता है और कहता है कि तुम मनचाहा कुछ वरदान मांग लो। हम ही जैसा वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहा होगा, जिसने अपना यह पूरा हिसाब बिठाया होगा कि वह क्या कर ले, क्या उसके पास सिद्धि आ जाए तो उसके जीवन में बड़ी सफलता हासिल हो जाएगी, उसके जीवन में बड़ी
उपलब्धि हासिल हो जाएगी, उसका जीवन सफल होने लगेगा। ऐसे ही उसने, जैसे हम लोग करते हैं ना कि राष्ट्रपति हो जाएं, अरबपति खरबपति हो जाएं, ऐसे कुछ हम जैसे मानते हैं, बना के रखते हैं, फला स्त्री मिल जाए, फला पुरुष मिल जाए। तो ऐसी ही योजना उस व्यक्ति के पास भी थी, जिसमें थोड़ा सा आगे की बात थी। उसको यह था कि वह अगर जीव जंतुओं की भाषा समझने लगे तो उसके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, उसके जीवन को एक जो भी ऊंचे से ऊंचा मुकाम मिलना है वह उसको मिल जाएगा। तो उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के जब देवदूत सामने आए तो उन्होंने उनसे मांगा कि मैं जीव जंतुओं की भाषा समझना चाहता हूं, मुझे सारे जीव जंतुओं की भाषा आ जाए। देवदूत ने उसे समझाया कि देखो भाई, यह क्या छोटी मोटी चीजें मांग रहे हो, और कुछ तुम नियम के विपरीत जा रहे हो जिससे तुम फंस सकते हो, तुम झंझट में पड़ सकते हो। इसलिए ये सब मत मांगो, कुछ और मांगो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। पर जितनी उसकी सोच समझ, उसमें वो अड़ा रहा कि जीव जंतुओं की भाषा अगर उसको आ जाए तो बहुत उसको उपलब्धि मिल जाएगी। तो जाकर के देवदूत ने ईश्वर से भी कहा, पर ईश्वर ने कहा दोनों में से एक चुनना है, एक जब किसी की मर्जी पूरी करनी हो और दूसरा किसी का कल्याण। तो अगर कोई अपनी मर्जी के बिना उसका कल्याण भी होता हो तो वो ठीक नहीं, और अपनी मर्जी से उसका अपना विनाश भी होता हो तो वो ठीक है, क्योंकि वह जो मुक्ति का बोध है अपनी मर्जी से, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बिना मेरी मर्जी के अगर कुछ प्रसाद भी मिल गया, कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो गई, तो फिर उसका मोल नहीं होता, उसकी कोई गहराई नहीं होती। देखिए ना, हम लोगों को जो आसानी से मिल जाता है उसके कहाँ हमें पता चलता है। आंख, कान, नाक, मुंह, शरीर, बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति यह मिली है, कहाँ हमारे अंदर अनुग्रह बोध रहता है। तो ईश्वर ने कहा ठीक है, जो उसकी मर्जी है उसे दे दो। उसे दूसरे दिन ही से यह क्षमता मिल गई कि वह पशु पंछियों की भाषा समझने लगा। उसके घर में एक कुत्ता था और एक मुर्गा था। पालतू दोनों जानवर थे, और भी बहुत सारे पालतू जानवर थे, उसमें यह भी थे। वह भोजन करने बैठा तो रोटी बच गई। उसने वो रोटी निकाल करके और कुत्ते की तरफ फेंकी, तभी मुर्गा आकर के उसे खा गया। कुत्ता नाराज हुआ, कहा कि देखो भाई, तुम तो कच्चा अनाज भी चुग सकते हो, तुम तो दाना भी खा सकते हो जाकर के, जो चारों तरफ बिखरा हुआ है। मेरे लिए तो रोटी ही भोजन है, तुम इसे न खाते तो अच्छा था। अब वह व्यक्ति का उन दोनों की भाषा सुन रहा है, समझ रहा है। उसने मुर्गे को भी सुना और कुत्ते को भी सुना। मुर्गे ने कहा कि देखो भाई, चिंता मत करो, यह जो हमारा मालिक है, इसका जो गधा है वह कल मर जाएगा, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें कल अच्छे से भोजन मिलने वाला है। उस कुत्ते ने कहा कि पता नहीं तुम क्या बातें करते हो, तुम्हें कैसे पता हो जाएगा ऐसा? उसने कहा मुझे पता है, कल देख लेना। इस व्यक्ति ने उन दोनों की बात सुनी, उसने सांझ को ही अपना गधा बेच दिया। उसे पता चला कि कल उसका गधा मरने वाला है, तो उसने शाम को ही अपना गधा बेच दिया, और जिसको वो गधा बेचा गया उसके घर दूसरे दिन गधा मर गया। यह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि देखा, देवदूत मना कर रहा था, लेकिन हम जानते हैं ना
हम जैसे हम सब लोगों को दम्भ होता है, हम जानते हैं हमारे लिए शुभ क्या है, अस्तित्व को क्या पता, ईश्वर को क्या पता। हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी स्त्री अच्छी है, कौन सा पुरुष अच्छा है, कितना धन, यहाँ के बारे में ईश्वर वगैरह को कुछ नहीं पता होता। यहाँ तो हम ही जानते हैं, इसलिए हम ही तय कर सकते हैं कि क्या हमारे अनुकूल होता है। तो हम लोग जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, तो अपने ही हिसाब से चीजें मांगते हैं। हम सब कुछ परमात्मा पर थोड़ी छोड़ देते हैं कि जो तुम्हें शुभ लगे मेरे जीवन पे करो। कोई एक आध रेयर इन द रेयरेस्ट होता है जो इस तरह से कहता है कि तेरी मर्जी पूरी हो। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जाकर के जीसस क्राइस्ट यह कह पाए कि दाउ विल बी डन, तेरी मर्जी पूरी हो। उसके पहले तक नहीं कह पाए। तो कभी बड़ी परिपक्वता में यह बात आती है कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम तो बस अपने ही हिसाब से, अपने ही अनुकूल, जो हमारी सोच समझ से सिद्ध हो गया है, सही ठहरा दिया गया है, जो निष्कर्ष उचित हो गया है, वही मांगते हैं। मोक्ष मांगेंगे, वैकुंठ मांगेंगे, स्वर्ग मांगेंगे, निर्वाण मांगेंगे, उसके लिए यत्न करेंगे, उसके लिए ध्यान, जप, तप, संन्यास, सब कुछ करेंगे। पर हम तय कर लेंगे कि हमें क्या चाहिए। हम वह स्थान खाली ही नहीं रखते कि हम अकारण कोई चीज करें, अकारण किसी काम को करें। तो उसने बड़ी खुशी से अपनी पीठ थपथपाई कि देखा, अब मैं जानवरों की, जीव जंतुओं की भाषा पढ़ने लगा तो मुझे पता चल गया, और मैंने गधा बेच दिया। अब वो गया दूसरे के अंदर, दूसरे के घर पे मरा, नुकसान उसका हुआ, मेरा नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर उसके थाली से जो रोटी बची वो फिर मुर्गा खा गया। कुत्ता फिर नाराज हुआ कि तुम चुग सकते हो, तुम तो उड़ सकते हो, मेरे लिए तो बस यही इतना, तुम तो कीड़े मकोड़े भी खा सकते हो, तुम्हारी पेट छोटा है, मेरे लिए तो बस यही जो मालिक देता है उससे ही मेरा भोजन चलता है। और तुमने कल कहा था कि गधा मर जाएगा, पर उसको तो कल ही बेच दिया मालिक ने। तो उसने कहा कि लेकिन मेरी बात तो झूठ नहीं निकली, वो तो जिसके यहाँ गया वहां तो मर ही गया। उसने कहा जो भी हो, मेरी भोजन का तो कुछ प्रबंध नहीं हुआ। तो उसने कहा चिंता मत करो, कल मालिक का ऊंट मर जाएगा, तो तुम आराम से, जब ऊंट मर जाएगा तो इसको ले जाकर के लोग फेंक आएंगे, तुम आराम से जाकर के वहां भरपेट भोजन करना। उसने कहा कि ठीक है। दूसरा वो उस दिन वह बैठ करके मालिक सुन रहा था, उसने सांझ को ही उठाकर ऊंट बेच दिया। दूसरे दिन ऊंट दूसरे के घर मरा, इसको फिर भोजन नहीं मिला, यह फिर नाराज हुआ मुर्गी के ऊपर, मुर्गा उसका भोजन खा गया। उसने कहा कि तुम बोलते हो पर वो कुछ और हो जाता है, मैं तो 2 दिन से भूखा ही रह रहा हूं। उसने कहा चिंता मत करो, यह मालिक है, इसका जो गुलाम है वह कल सुबह मर जाएगा। और जब वो मर जाएगा तो जब भी गुलाम मर जाते हैं तो लोग गरीबों में, पशु पंछियों में बहुत सारा भोजन बांटते हैं उनको, उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो खूब कल बटेगा तो तुम्हें भी खूब मिलेगा खाने को। उसने कहा ठीक है। मालिक सुन रहा था, उसने शाम को ही गुलाम बेच दिया और गुलाम दूसरे के घर जाके दूसरे दिन मर गया। कुत्ता बहुत नाराज हुआ, कहा कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, तुम मेरा भोजन खा जाते हो और कहते हो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसने मुर्गे ने कहा कि चिंता मत करो, मालिक कल सुबह मर जाएगा, और जब मालिक मर जाएगा तो इसके घर में सब लोग इसके लिए भोजन बांटेंगे, इसकी आत्मा की शांति के लिए उपाय करेंगे। यह बात जब उसने सुनी, उसके तो हाथ पैर ठंडे हो गए मालिक के,
कि अब वह खुद को क्या करे। वह तो जहां बेचा जाएगा वहां भी मरेगा और यहां भी मरेगा। भागा वो प्रार्थना करने के लिए, देवदूत को पुकारने के लिए। देवदूत मिला भी, उसने कहा कि भाई तुमने ही मांगा था, अब जाओ, जैसे तुमने सब बेच दिया वैसे ही तुम खुद को भी बेच दो। हुआ यह है कि तुम्हारे जानने के कारण जो विपदा गधे तक खत्म हो जाती, गधे की मृत्यु तक खत्म, गधे को मरना ही था, पर वह विपदा तुम्हारे दरवाजे पर खत्म हो जाती, तो गधे से वह विपदा ऊंट पर आई। तुमने चतुराई में ऊंट भी बेच दिया, फिर ऊंट से तुम्हारे गुलाम पर आई, तुमने चतुराई में गुलाम भी बेच दिया। अब वह अब और कोई चारा तो रहा नहीं, अब वह तुम्हारे ऊपर आई। जाओ चतुराई करो, खुद को बेच दो, कहीं पे बचा लो। उसका हृदय वहीं फटा, वहीं वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कथा सच है झूठ है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस कथा में हमारे जीवन की पूरी गाथा कही गई। रूमी ने पूरा निचोड़ दिया है जीवन की गाथा को, कि हम अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से खुद को बचाने का सारा यत्न करते हैं, सारा उपाय करते हैं कि खुद को बचा लिया जाए, पर अंततो गत्वा खुद को बचाने में खुद की मृत्यु आ जाती है। जितना हम उपाय किए रहते हैं अपने को बचाने के लिए और दूसरों की बलि दे करके, वह सारी बलि और भी हमारे जीवन के ऊपर लद जाती है और वह हमारा ही विनाश कर जाती है अंततो गत्वा। तो हमारी सारी जो चतुराई है, वह जो जीवन के और संबंध के क्षेत्र में प्रवेश कर गई है, खुद को बचा करके रखने की, खुद को बचा ले जाने की, जो यह समूचा अस्तित्व का यह महोत्सव चल रहा है, इससे टूट करके अपना अलग थलग जीवन सुरक्षित करने की, जिसमें मेरा अपना अलग जीवन बड़ा ही सुव्यवस्थित, सुरक्षित, सम्यक हो, उसी कोशिश में पूरे वह जो समस्वरता है जीवन की, अस्तित्व की जो प्रकृति की समस्वरता है, वह टूट जाती है और उसका टूटना हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है, जिसका परिणाम है हमारा जीवन। हम जो अस्तित्व की समस्वरता से टूट गए हैं, हमारा जीवन दुख है। अस्तित्व ने क्रोध नहीं बनाया है, अस्तित्व ने भय नहीं बनाया है, शोक नहीं बनाया है, लोभ नहीं बनाया है, घृणा नहीं बनाई है, महत्वाकांक्षा नहीं बनाई है। यह सब हमारा निर्माण है। हमारा यह जो अलग स्पेस निर्मित हुआ है, टूट करके अलग होने का, इसने बनाया है। और जो टूट होती है, पहली जो टूट है, वह यही है कि मैं और मेरा जीवन, मैं और मेरा दुख अलग है। पहला जो विभाजन होता है, पहला जो स्पेस क्रिएट किया जाता है इस पूरे तिलिस्मी आयाम के द्वारा, मैं के द्वारा, इस झूठी संरचना के द्वारा, वह यह है मैं और मेरा विचार, मैं और मेरा अनुभव। इस दोनों के बीच में ये जो झूठा स्पेस बनता है, इस स्पेस में ही सारा उपद्रव खड़ा होता है। वहीं से शुरुआत होती है, मैं और मेरी उपलब्धि, मैं और मेरा ऐश्वर्य, जो सारे अस्तित्व से टूट करके मैं कर रहा हूं, उसी में सब कुछ होता है। उसके बाद फिर मैं, मेरा देश, आपका देश, मैं, मेरी जाति, आपकी जाति, मेरा क्षेत्र, आपका क्षेत्र, मेरा परिवार, आपका परिवार, मेरे अपने लोग, आपके अपने लोग, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ वहां पर निर्मित होता चला जाता है। पहली जो टूट है वह मैं और मेरा विचार, मैं और मेरा अनुभव, वहां से होती है। तो वो जो अंतराल है, उसी अंतराल को ही अब तक हमने जीवन समझा है। उसी को हेर फेर करके, उसी को सुधार करके, उसी के लिए योजना बना करके हमने सारे उपाय किए।
तो अब सहज ही प्रश्न बन करके क्या आ रहा है? क्या सहज ही यह प्रश्न बन करके हमारे सामने नहीं आ रहा है कि यह जो बासीपन है जीवन पर, यह जो ऊपर चढ़ी हुई कलई है, झूठी कलई है, यह जो रंग पोता हुआ है, इससे मुक्त जीवन क्या है? निपट सच्चाई में जीवन क्या है? अर्थात वह जीवन क्या है जो स्पेस से मुक्त है, जिसमें जीने वाला अलग थलग नहीं है, जिसमें जानने वाला अलग थलग नहीं है, जिसमें जागने वाला अलग थलग नहीं है, जिसके लिए कोई अलग स्पेस नहीं, जिसके लिए कोई अलग स्थान नहीं। हमको लगता है कि हमारा जो अलग स्थान है, जैसे वही जो अलग स्थान की मांग है ना, वही अलग स्थान की मांग कहती है कि मेरा अपना निजी घर हो। घर नहीं जो आश्रय मिले, जहां निजी घर हो, निजी बैंक बैलेंस हो, मेरे निजी गहने हो, मेरा कोई निजी अपना रिश्ता हो जिसको मैं पकड़ के रख सकूं, निजी कुछ उपलब्धियां हो जो मेरे नाम के नीचे लगी हूं। भारत रत्न से लेकर के ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से लेकर के राष्ट्रपति का पद से लेकर के ग्राम प्रधान तक का पद, निजी उपलब्धि। वह जो निजी स्पेस है, निजी उपलब्धि है, वह उसी की हमारे अंदर, उसी को सुरक्षित करने की जद्दोजहद चलती रहती है। उसे करने में क्या चूक जाता है वह हमारे ख्याल में नहीं, अनंत चूक जाता है। क्षुद्र को सहेजने में अनंत चूक जाता है, अपरिसीम चूक जाता है, अपरिमेय चूक जाता है। और हम सहेजते क्या है? पानी के बुलबुले जो अभी है अभी फूटा। किसका पद रहा यहां पर? कौन गद्दी नसीन यहां पर रहा है? किसकी गद्दी खाली नहीं हो गई? वैज्ञानिक कहते हैं कि जहां पर हम बैठे हुए हैं, हर इतने इंसान धरती पर पैदा हुए हैं कि जहां हम बैठे हैं वहां पर अगर सारे इंसान जीवित होते तो एक दूसरे के ऊपर, पूरी धरती पर जितनी जमीन बची है, उस पूरी जमीन पर एक आदमी दूसरे आदमी से सट करके खड़ा होता तो एक दूसरे के ऊपर 10 लोग खड़े होते। जहां मैं बैठा हूं 10 लोगों की कब्र है यहां पर, औसतन ज्यादा भी हो सकती है। और वे जो 10 लोग मेरे ठीक नीचे हैं, उन सब 10 लोगों की अपनी निजी इसी तरीके से महत्वाकांक्षा रही और कहीं सफल नहीं। तो सोचिए कि सट सट करके पूरा धरती पर लोग खड़े हों, जिनके नीचे 10-10 लोग हों, तो कितनी महत्वाकांक्षाएं असफल हुई, कितने यह जो निजी अपना है इसको बनाने में कितने लोग असफल हुए। फिर बात आती है कि बिना स्पेस के, बिना अलग हुए, वह जो विभाजन है, बिना विभाजन के जीना क्या है, जिसमें न कुछ निज है न कुछ पर है, जिसमें निज और पर के ख्याल ही नहीं है, निज और पर की संभावना ही नहीं, वह क्या है? आज रात हम इसी प्रश्न के साथ रहें कि वह जीना क्या है जो निजी स्पेस से मुक्त है, जो निजी अलगाव से मुक्त है, निजता से जो मुक्त है। निज होने से मुक्त है। हम अपने को पाते हैं ना, सारी दुनिया में एक व्यक्ति एक जगह पर विद्यमान है। यह जो अपने होने का एहसास है, यह
मैं अलग थलग इस पूरी ब्रह्मांड में एक व्यक्ति हूं, यह जो अपने होने का बोध है, इससे मुक्त जीवन क्या है? क्योंकि यह जो अलग होने का बोध है, 8 अरब लोग जीवित अभी हैं, जिनके नीचे न जाने कितने खरब लोग हैं। यह तिलिस्मी जीवन से मुक्त जीवन क्या है? क्या इसका उत्तर आएगा? इसका उत्तर निज को ही आता है। तो अगर उत्तर आता है तो निजता बरकरार है। अगर मैंने यह सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो निजी स्पेस से मुक्त है, और उत्तर मुझे आ गया, इसका मतलब कि प्रश्न ठीक से बैठा नहीं, ठीक से उठा नहीं। पर मैंने यह सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो निजी स्पेस से मुक्त है। निजी स्पेस बासीपन है, निजी स्पेस आरोपित है, वह सच्चा जीवन नहीं है। जीवन का स्वभाव निजी स्पेस देना नहीं है। हम सब लोग कहते हैं ना, प्राइवेट स्पेस हमको चाहिए, प्राइवेट स्पेस चाहिए। बाहर के प्राइवेट स्पेस की बात तो ठीक है कि हम किसी कमरे में एकांत में रहना चाहते हैं, लेकिन भीतर कोई प्राइवेट स्पेस जैसी चीज होती ही नहीं। प्राइवेट माने क्या? और इसका मतलब यह नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, अक्सर यही चूक होती है कि प्राइवेट स्पेस न होने का मतलब यह नहीं कि सार्वजनिक स्पेस है जिसमें कुछ भी कूड़ा कचरा भीतर भरता चला जा रहा है, किसी की भी राजनीति भरती चली जा रही है। नहीं, प्राइवेट स्पेस से मुक्त है यानी सार्वजनिक स्पेस से मुक्त है, यानी कि स्पेस मात्र से मुक्त है, यानी कि खंड मात्र से मुक्त है, अलगाव मात्र से मुक्त है। अगर प्राइवेट है, सार्वजनिक निश्चित होगा, उसी के सापेक्ष प्राइवेट बनता ही। प्राइवेट है तो सार्वजनिक है, सार्वजनिक है तो प्राइवेट। अगर हम यह सवाल उठाते हैं कि वह क्या है जो स्पेस मात्र से मुक्त है, निजी स्पेस मात्र से मुक्त, और ऑफ कोर्स उसी के सापेक्ष सार्वजनिक स्पेस मात्र से मुक्त, इसका उत्तर हमें कभी नहीं आएगा अगर प्रश्न ठीक से उठाया गया। वहां पर वह जीवन चुपचाप, वह नहीं जो कि उस चतुर व्यक्ति ने निकाला था जीवन का राज, जीवन का रहस्य, कि मुझे अगर पशु पंछियों की भाषा पता चलनी शुरू हो जाए तो मैं बड़े आसानी से सारी दुनिया को धोखा दे सकूंगा। धोखा दे करके उसने अपने जानवर, अपना गुलाम बेच दिया। वह इसी निजी स्पेस वाले जीवन का हिस्सा है, वह नहीं। यहां पर कुछ ऐसी चीज जगह ले रही है जो ख्याल में नहीं, कुछ है जो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड जो है, जिसे हम बस नाम देने के लिए हम नाम दीजिए, नाम हटा लीजिए, क्योंकि नाम देने में थोड़ा सा हम कन्वे कर पाते हैं इशारा। प्रज्ञा, करुणा, बस नाम देखिए, हटा दीजिए। स्पेस, निजी स्पेस से मुक्त जीवन जहां करुणा है। हमको कुछ नहीं पता। जो कहता है कि वह करुणावान है, उसे करुणा का कुछ भी नहीं पता। जो कहता है कि वह प्रज्ञावान है, उसे प्रज्ञा का कुछ भी नहीं पता। प्रज्ञा वहां होती है जहां मैं नहीं होता। प्रज्ञा वहां होती है जहां निज स्पेस नहीं होता, जहां टूट करके कोई अलग जीवन खंड नहीं होता। प्रज्ञा वहां होती है जहां पर कोई विभाजन नहीं। प्रज्ञा वहां होती है, प्रज्ञा का कभी भी पता नहीं चल सकता। काम करती है, पता नहीं चल सकता। काम कर रहा है ना, जैसे इस शरीर में एक प्रज्ञा काम कर रही है जो शरीर के सारे अंगों को एक समन्वय में रखे हुए, संतुलन में रखे हुए। शरीर जीवित है, संतुलन में रखे हुए, पर उस प्रज्ञा का हमें पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, चल नहीं सकता। इस अस्तित्व में सब कुछ बड़ी प्रज्ञा से चल रहा है, जो
पशु पंछियों के अंदर प्राण है, जो वनस्पतियों के अंदर प्राण है, फूल खिल रहे हैं, जीवन उग रहा है, उसमें एक प्रज्ञा काम कर रही है। हमें पता चल रहा है कि कैसे वो काम कर रही है जीवंत रूप से। हमें कुछ भी जीवंत का पता चल रहा है? जीवंतता का कोई भी बोध हमको है? बोध मात्र, पता चलना मात्र जीवंतता नहीं। बासीपन का पता चलता है। जीवंतता जब शब्दों में सरक जाती है, शब्दों के बासीपन में सरक जाती है, तो उसका पता चलता है। सच्ची जीवंतता का पता नहीं चल सकता। सच्ची जीवंतता पता चलने वाले से ही मुक्त है। वहां वाला ही नहीं है कोई, तो पता कैसे चलेगा? तो जैसे ही यह प्रश्न हम अपने भीतर उठाते हैं, जो कि आज रात भर हम इस प्रश्न के साथ प्रयोग करेंगे, वैसे ही कुछ है जो जगह ले लेता है, उद्घाटित होना शुरू हो जाता है जीवन पर, जिसके लक्षण में यह पता चलता है कि अरे घर का तो आग्रह ही नहीं रहा। लक्षण में, अरे भीतर से तो अनायास कोई खुशी सी निकलती चली आ रही, अकारण लक्षण में, पर हो क्या रहा है उसका हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। देश काल जीवन से उखड़ता चला गया, देश काल जीवन से पूछता चला गया, हमको पता नहीं चला, क्योंकि हमको तो सिर्फ देश काल का पता चलता है, देश काल के मिटने का कैसे पता चलेगा? हाँ, लक्षण में तो बहुत कुछ हो रहा है। लक्षण में तो वह व्यक्ति ही नहीं रहा, व्यक्तित्व ही नहीं रहा। लक्षण में सारी बातें बचकानी हो गई। निर्वाण, मोक्ष, ध्यान, आत्मज्ञान, ये सब बच्चों जैसी बातें होंगी। सुनेंगे आप, जब शास्त्रार्थ चलेगा, जब आत्मा और अनात्मा के मध्य तत्व निश्चय होगा कि आत्मा स्वयंभू है, आत्मा परम सत्य है या अनंता परम सत्य है, सुनेंगे आप, पर बच्चों जैसी बातें आपको लगेंगी है, क्योंकि सत्य का इससे कुछ भी लेन देन नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं। जिसको ब्रह्म का कुछ भी नहीं पता, जिसको आत्मा का कुछ भी नहीं पता, अनात्मा का कुछ भी नहीं पता, यह सब ध्यान वगैरह का कुछ भी नहीं पता, उत्तरोत्तर धीरे धीरे ध्यान में गति का कुछ भी नहीं पता, वह व्यक्ति भी सत्य को उपलब्ध हो जाता है। वह व्यक्ति भी सत्य को, सत्य का उसके जीवन में अवतरण हो जाता है। एक छोटी सी कहानी है संत जगजीवन के संदर्भ में। बुल्ले शाह और गोविंद शाह। बुल्ले शाह का हम लोगों ने नाम सुना है, पहुंचे हुए फकीर थे। गोविंद शाह उन्हीं के शिष्य थे, वो भी पहुंचे हुए फकीर थे। जगजीवन बच्चे हैं, 10-12 साल उम्र है, गाय चराते हैं, बकरी चराते हैं, भेड़ चराते हैं, गांव में रहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों के किनारे उनका समय बीत रहा है। पर हाँ, थोड़ा जीवन धारा से अलग है, मुख्य जीवन धारा से। वो देखते हैं कि 2 साधु आए हैं, उनको देख करके अभिभूत हो जाते हैं। जिसके जीवन में जरा सा भी कहीं अंकुर है, संभावना है, वह अभिभूत ही हो जाएगा उसे देख करके। जिसके उपस्थिति में, जिसकी आंखों में, जिसके जीवन में कहीं पार की झलक आती। कुछ अज्ञेय के गीत सुनाई पड़ते हैं। तो बच्चे हैं, कोई ज्ञान नहीं है, पर देखते हैं साधु, दो साधु को तो विभोर हो जाते हैं। उनके पास जाकर के ऐसे ही कौतुकवश बैठ जाते हैं। बुल्ले शाह उनसे कहते हैं कि बेटा कहीं से आग ले आओ। भागते हैं घर कि कुछ करने को मिला, कुछ अवसर मिला। घर जाते हैं, छोटा बच्चा, मांगा गया था आग, आग तो ले ही आता है, वह घर से दूध की मटकी भी लेके आता है।
ऐसा भी नहीं कि उनके परिवार में साधु सन्यासियों की सेवा शुश्रूषा होती रही तो उनको एक परिपाटी पता थी, ऐसा भी कुछ नहीं। बस कुछ हृदय से आ रहा है, करते चले जा रहे हैं। आते हैं, उनको दूध देते हैं और आग देते हैं, आग जला करके वो लोग बैठते हैं और उसके बाद फिर बुल्ले शाह पूछते हैं, गोविंद शाह और बुल्ले शाह, कि हो न हो यह तुम घर से चुरा करके दूध लाए हो। जगजीवन कहते हैं कि हाँ महाराज, बात सच है, मैं मांगता तो घर में हो सकता है, मिलता न मिलता, पर मैं लोभ रोक नहीं पाया आप लोगों को दूध पिलाने का। तो बुल्ले शाह कहते हैं कि जो देता है वो भरपूर देता है, जाओ चिंता मत करना। घर लौटते हैं, डरे सहमे हैं, बच्चे हैं, तो घर जाकर के वो सोचते हैं कि एक बार मटकी देख ली जाए, इसमें कुछ पानी मिला जाए वगैरह, पर देखते हैं मटकी पूरी की पूरी भरी हुई। जो आधा दूध वो लेके गए थे उससे भी मटकी खाली नहीं हुई। जगजीवन को वहीं से फिर उनके कदम हवा में हो गए। भागते हैं, भागते चले जा रहे हैं। बुल्ले शाह और गोविंद शाह दूर निकल गए हैं। भागते भागते कई गांव पार करके अंत में उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं जगजीवन उनसे, बुल्ले शाह से, कि आप मुझ पर कृपा करिए। वो कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? कहते हैं बस अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। छोटा बच्चा कहे कि हाथ सिर पर रख दीजिए, बड़ी अनूठी बात। छोटा बच्चा जो मिठाई के लिए तरसता है, जिसकी बुद्धि मिठाई से, फल से, खिलौने से ऊपर नहीं जाती, उतना बड़ा बच्चा कहता है कि बस कुछ और नहीं चाहिए, बस सिर पर हाथ रख दीजिए। बुल्ले शाह हाथ रखते हैं उनके सिर पर, उतने में ही बात पूरी हो जाती है। पात्र हो, तैयारी हो, कुछ और करने की जरूरत नहीं। हाथ भी रखना प्रतीकात्मक है। परमात्मा का हाथ सदा ही सिर पर है। बात पूरी हो जाती है। जगजीवन कुछ और हो जाते हैं। जगजीवन को जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं कि वह क्या है जो स्पेस से मुक्त है, बड़े अपरोक्ष रूप से जिसको हम आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं, वह सहज ही हाथ रखने से आ जाता है। हाथ रखने से उसका बोध हो जाता है। जिसके लिए न जाने कितना यत्न करते हैं साधु संत, वह बस हाथ रखने से आ जाता है। बस सवाल उठाने से उसकी प्रतीति हो जाती है और हो गई। जगजीवन उनसे कहते हैं कि आप लोग कुछ निशानी दे करके जाइए। बुल्ले शाह गोविंद शाह के पास कुछ नहीं है। अपने अपने जो वो हुक्का पीते हैं उसमें से धागा खोल करके एक बुल्ले शाह उनके हाथ पर काला धागा बांधते हैं, गोविंद शाह उनके हाथ पर सफेद धागा बांधते हैं। दोनों हाथ में 2 धागे बांधते हैं। अभी उनकी जो परंपरा है जगजीवन राम की, उसमें भी लोग सफेद और काला धागा बांधते हैं। लेकिन अब तो वह सिर्फ परंपरा है, लेकिन उस समय वह काला और सफेद, यह दोनों प्रतीक था। जरूर प्रतीक रहा होगा। आप भी देखेंगे तो यही दिखेगा। आंख खोल के देखेंगे तो यही दिखेगा कि शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त हो हाथ, पाप पुण्य दोनों से मुक्त, अच्छे बुरे दोनों से मुक्त रहना। अच्छा भी बांधता है, बुरा भी बांधता है। यह जो स्पेस है, यह जो निजी स्पेस है, यह निजी स्पेस में अच्छा भी बांधता है, जिसमें लोक कल्याण की भावना से भरना। ऐसा नहीं कि जो स्पेस से मुक्त हो गया वो लोक कल्याण की भावना उसमें नहीं होती है।
पर उसके लोक कल्याण की भावना उपजाऊ होती है, जीवंत होती है, वह कर दिखाता है। और उसके पहले यह जो शुभ की आकांक्षा है, यह सिर्फ बातचीत है, नपुंसक होती है, उसमें कोई भी अंकुर नहीं आता, भावना भावना रहती है। लेकिन जहां पर ऐसा जीवन उद्घाटित है जो स्पेस से मुक्त है, निजी स्पेस से मुक्त है, खंड से मुक्त है, विभाजन से मुक्त है, जहां पर इस प्रश्न का प्रस्फुटन होता है, वहां पर लोक कल्याण की भावना अद्भुत रूप से काम करती। कौन लोक कल्याण इस धरती पर बुद्ध से अधिक करके गया? प्राणों में लोक कल्याण भरा हुआ है हमारे। हम सब मनुष्य मात्र ऋणी हैं कबीर के, गौतम बुद्ध के, बुल्ले शाह के, क्योंकि उन्होंने जो किया है वह हमारे प्राणों में करके गए। प्राणों में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, इनमें उन सब का बोया हुआ है। वो नहीं बो के गए होते तो हम लोग यहां हो सकता है कि कभी यहां तक नहीं पहुंच पाते। हमारे प्राणों में वह जो धारा बन करके आई है, हम सब लोग तो अलग अलग हैं, कोई कहां का कोई कहां का, पर देखिए ना, बैठ करके हम अज्ञेय के लिए प्रश्न उठा रहे हैं। अज्ञेय के चरणों में, अज्ञेय की वेदी पर हम अपना सारा ज्ञात अज्ञात आहूत कर रहे हैं। उनके सबके शुभ जो उन्होंने किया है, वह सब उसी सब के कहीं न कहीं प्रभाव के कारण हम सब ऐसा कर पा रहे हैं। देखिए ना, इस अरबों की दुनिया में कौन इस तरह से प्रश्न उठा रहा है? लोग सुन करके भी छिटक करके चले जाते हैं, समझ में नहीं आता, समझ करके भी लोग आगे नहीं बढ़ पाते, आगे बढ़ करके भी पीछे हट करके चले जाते हैं। पर कोई कोई बड़भागी होता है जो चलता चला जाता है और निकल जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है तो लौटता नहीं वापस। यह जो नहीं लौटना है, इसमें कहीं न कहीं इन लोगों का आशीष है, इन लोगों का उद्योग शामिल है। और जगजीवन हो गए, सिद्ध संतों की परंपरा में उनका नाम है। तो आज हमारे अन्वेषण के लिए यह प्रश्न है कि वह क्या है जो स्पेस से मुक्त है, जो खंड से मुक्त है, जो जीने वाले से मुक्त है। और इस प्रश्न के साथ हम रहते हैं। जो भी उत्तर आए, छट करके गिरते चले जाए, प्रश्न बना रहे, और प्रश्न ही हमको, हमारे जीवन को उसमें विसर्जित करे, जो कि खंड से मुक्त है, जो स्पेस से मुक्त है, जो पृथक स्पेस से मुक्त है, जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्पेस से मुक्त है। तो यह हमारे आज अन्वेषण का प्रश्न है। यदि इस प्रश्न को लेकर के कोई भी संशय हो तो हम लोग अभी चर्चा कर लें। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं प्रश्न के साथ, फिर प्रश्न पर प्रयोग करने के लिए अपने भीतर हम लोग सुबह तक के लिए विदा ले लेंगे।
वह जीना क्या है जो निजी स्पेस से मुक्त है। वह जीना क्या है जो निजी स्पेस से मुक्त है। वह जीना क्या है जो निजी व्यक्तिगत स्पेस में नहीं हो रहा है, और ऑफ कोर्स सार्वजनिक स्पेस से भी मुक्त है। निजी और सार्वजनिक स्पेस से मुक्त जीना क्या है?